नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं ख्याल आपका, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो एक बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। हर महिला के लिए माँ बनने का सपना बहुत खास होता है। कहते हैं कि एक बच्चे के साथ एक माँ का भी नया जन्म होता है, लेकिन कई बार किसी न किसी कारण से महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हिंदुस्तान में 7 में से 1 कपल बांझपन का शिकार है और उनके माँ बाप बनने की चाहत के बावजूद उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि IVF के जरिए कई कपल माँ बाप बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में IVF को लेकर कई सवाल और डर हैं। तो आज वर्ल्ड IVF डे के मौके पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और IVF से जुड़े मुद्दों पर, और कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में जो सवाल है वो हम अपने एक्सपर्ट से जान सके। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर गरिमा सहनी, जो कि एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और को फाउंडर हैं प्रिस्टियन केयर की। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। डॉक्टर, सबसे पहले तो बहुत बड़ा नंबर है, 7 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी का शिकार, और ये मामले हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी रेट का बढ़ना कितना बड़ा सीरियस कंसर्न मानती हैं आप? देखो, आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो गई है। आज से अगर हम 15-20 साल पुराने की बात करें तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होती थी। जी। पर ना ही हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, जहाँ पे कपल्स को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आजकल जो है कपल्स प्लान करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं और डिले शादी करते हैं क्योंकि उन्हें करियर पे फोकस करना होता है। जी। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ये जो भी इनके रीजंस रहे हैं इनफर्टिलिटी के, पर इसके साथ साथ जो है इनसे रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं अभी चाहे मामूली हो, मतलब कम हो, पर आगे जाके हमें दिखेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। इन कंसर्न्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो मैं यही बोल सकती हूँ कि कंसर्न जैसे कि मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस, जिसमें कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आगे जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जहाँ पे ना ही एक पर्सन के लिए बल्कि दोनों कपल के लिए ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कई कई जगहों पे तो ये भी जाना जाता है कि जो लोग मतलब कंसीव नहीं कर पाते हैं उन्हें कोई ना कोई लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम रहती है। जी। तो उनके लिए नहीं है कि सिर्फ उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी और बीमारियां जो हैं वो भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको उसका भी इलाज कराना पड़ता है। अगर मैं और दूसरे कंसर्न्स की बात करूं तो उसमें देखिए, जब किसी को भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उन्हें उसका इलाज कराने के लिए खर्चा उठाना पड़ता है। तो आप ये कहो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। वो उसमें लगने वाले खर्चे हैं वो भी आगे जाकर के बढ़ेंगे। जिस तरह का भी इलाज रहेगा उस इलाज के हिसाब से उनको खर्चे उठाने पड़ेंगे। और जो लोग नहीं उठा पाएंगे उनमें ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माँ ना बनने की इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही है, उससे घर में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आती रहेंगी। इसके अलावा हमें पता ही है कि सोशल लाइफ जो है एक डिस्टर्ब हो जाती है, एक फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल इम्पैक्ट आप ये कहें कि बहुत ज्यादा है कई जगहों पे हमारे देश में, जिसका पूरा का पूरा कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लेडी के सिर पे डाल दी जाती है। तो आप ये कह लो कि उस परिवार के साथ साथ उस महिला पे भी काफी मेंटल जो है प्रॉब्लम्स आने के रिस्क रहेंगे। बहुत बहुत ज़रूरी बात की है यहाँ पर आपने कि इनफर्टिलिटी को हमेशा महिलाओं से जोड़ा जाता है। ये नहीं समझा जाता है कि कई बार मेल में भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ इशू हो सकता है, उसका भी समाधान। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हमारी ज़्यादातर बीमारियों की वजह हमारा सीडेंट्री और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। तो क्या इनफर्टिलिटी के पीछे भी हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल, मतलब इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे, जैसे मैंने बोला, आज के टाइम पे लेट मैरिजेस तो है ही हैं, पर उसके अलावा अगर मैं बोलूं, ये जरूरी नहीं है जो लोग लेट शादी कर रहे हैं या लेट बच्चे को प्लान कर रहे हैं उन्हें ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बल्कि वो लोग भी जिनका लाइफस्टाइल
जो है एक तरीके से सेडेंट्री है, जिसमें ज्यादा काम मतलब चलना फिरना या एक्सरसाइज या कहें डाइट वगैरह नहीं है प्रॉपर, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। क्योंकि लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, ये ऐसी दिक्कतें हैं जो कि मतलब फर्टिलिटी मतलब कंसीव करने में दिक्कत करती है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से एक तो लाइफस्टाइल डिजीजेस, दूसरा जो है कि ओबेसिटी मतलब मोटापा भी बहुत कॉमन है। और मोटापा जिन लोगों को हो जाता है उनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं मोटापे से रिलेटेड। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हार्मोन चेंज होने की वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। जब मैं हार्मोन्स की बात कर रही हूँ तो थायराइड की दिक्कत आना, या फिर आप ये कह लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होना जिससे कि पीसीओएस हो जाता है, ये सारी दिक्कतें जो हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। और बिकॉज सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसकी वजह से कपल को आप ये कहो कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं और उनको किसी ना किसी तरह का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जी, तो डॉक्टर ऐसे में संतान का सुख दिलाने में आईवीएफ का क्या रोल है, और क्या ये प्रोसीजर जटिल या कॉम्प्लिकेटेड है? काफ़ी लोग घबराते हैं आईवीएफ से। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि आज से 18 साल 20 साल पुरानी बात अगर हम करें तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है कोई सुनता नहीं था, या फिर वो जो ट्रीटमेंट है वो कॉमन नहीं था। आज के टाइम पे जैसे कि आज भी हमारी ये चर्चा चल रही है कि जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ हमें पता है कि ये प्रॉब्लम अब काफी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम बोलें कि अगर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन जो है आईवीएफ के नाम पे है, बट जो प्रोसेस है आईवीएफ का उसको लेके मेरे ख्याल से काफी लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जी। मतलब ये प्रोसेस होता कैसे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक कपल के लिए जो कि उन्हें करनी चाहिए, वो है कि वो स्ट्रेस ना लें। ठीक है, कितना भी आप मतलब ट्रीटमेंट ले लें, पर अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। जी। आईवीएफ की अगर मैं बात करूं, हाँ ये थोड़ा सा आप कहिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर मैं बोलूं क्या ये कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महिला एक डॉक्टर के पास आती है, या तो वो पहले ही डायरेक्ट आईवीएफ करवाती, मतलब अगर उनको इंडिकेशन है तो वो डायरेक्ट आईवीएफ होता है, या फिर अगर कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए हैं तो डॉक्टर वो सजेस्ट करते हैं। और अगर जब हम आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ का जो प्रोसेस है उसमें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले के 10 से 15 दिन का प्रोसेस जिसमें एक महिला को डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगते हैं। फिर एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एग रिट्रीवल ओवम पिकअप प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें जो इंजेक्शन देने के बाद एग बने होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनको मिलाकर जो एम्ब्रियो बनता है वो वापस डाल दिया जाता है महिला के गर्भ में। तो ये जी। पूरा प्रोसेस आप कह लो कि टाइम टेकिंग है। मतलब पहले 15 से 15 दिन लगे, फिर उसके बाद जो है जब ये प्रॉपर डालने वाला प्रोसेस है तो ये 1 से 1.5 महीने का टोटल आप कहिए आईवीएफ का प्रोसेस रहता है। सो टाइम टेकिंग है, इसीलिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी है जिसके लिए इंसान को जाना है और मतलब रेस्ट की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, आपने शुरुआत में खर्चे की बात की थी, तो मैं इसके खर्चे के अमूमन कितना खर्चा आ जाता होगा इसमें, और इसकी सक्सेस रेट क्या है? देखिए, खर्चे की बात करें तो डिपेंड करता है एक इंसान को किस लेवल की प्रॉब्लम है। अगर मैं प्योर आईवीएफ की बात करूं तो जैसे सक्सेस रेट की भी बात की हमने यहाँ पे, तो सक्सेस रेट आईवीएफ का 50% से 60% तक रहता है। तो जी। जिन लोगों का पहली बार में हो जाए उनके लिए खर्चा कम है, जिन लोगों को रिपीट साइकिल की जरूरत पड़ती है उनके लिए खर्चा थोड़ा महंगा हो जाता है। कम से कम मैं अगर बात करूं तो एक एक साइकिल का खर्चा कई जगहों पे 1 लाख से लेकर आप कह लीजिए 2 से 2.5 लाख के बीच में रेंज करता है। अगर किसी का प्रोसेस या किसी का टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो तो उसमें खर्चा कम या ज्यादा दोनों तरीके से हो सकता है, पर रेंज जो है 1 से 2.5 लाख के बीच में आ जाती है। ओके। डॉक्टर, एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत किसको और कब पड़ती है, ये बताइए। देखिए, हमने आईवीएफ के बारे में सुना। अब आज के टाइम पे ट्रेंड है एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग का। बेसिकली ये क्या प्रोसेस है जिसमें एक महिला अपने अंडे को जो है प्रिजर्व करा सकती है। हमने जी। शुरुआत ही करी कि जहां पर ये जो है प्रॉब्लम फर्टिलिटी की उन कपल्स को आ रही है जो कि या तो लेट शादियां कर रहे हैं या या फिर लेट अभी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं।
तो स्पेशली इन लोगों को हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी मतलब लाइफ में आपकी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग अभी टाइम लेगी, तो उन लोगों को एग फ्रीजिंग हम एडवाइस करते हैं। और वो काफी खुश हैं ये करवा के, क्योंकि उनके लिए ये एक तरीके का आप कह लो फर्टिलिटी सिक्योर प्रोग्राम है, जिसमें आगे जाकर जो आज के टाइम पे कपल्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे वो लोग। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, जैसे कैंसर की किसी को प्रॉब्लम हो गई, या कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसकी वजह से एडवाइस किया जाता है कि वो अपने एग्स को रिट्रीव करवा लें या स्पर्म्स को निकलवा लें और रख लें, ताकि उनका अगर सपोज कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है या किसी और चीज का ट्रीटमेंट है, तो वो चीज मतलब वो इफेक्ट ना कंटिन्यू कर, करे। उनकी फर्टिलिटी एक तरीके से सिक्योर हो गई। तो मेजरली आप बोले आज के टाइम पे एज डिले प्रेगनेंसी प्लान करना सबसे बड़ा कॉमन रीजन हो गया है फॉर फ्रीजिंग। जी। तो जब कोई कपल डॉक्टर आपके पास आता है तो कौन सी स्थिति में आप उन्हें आईवीएफ या कोई और ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देते हैं? देखिए, अगर मैं फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बोलूं, तो वो कपल जिनको शादी को 1 साल हो गए हैं और वो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इनफर्टाइल बोलते हैं। ठीक है। इस जब हम इनफर्टिलिटी बात करते हैं, तो जैसा हमने कहा, कुछ कारण मेल्स होते हैं, कुछ कारण फीमेल के होते हैं। डिपेंडिंग कि क्या कारण है, उस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कपल जिसको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको हम आईवीएफ ही बोलेंगे। आईवीएफ से पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि कई तो सिर्फ दवाइयों से ही इलाज हो जाता है, दवाई खाते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ओवुलेशन इंडक्शन जैसा प्रोसेस बोलते हैं। कई लोगों को हम ओवुलेशन इंडक्शन के साथ आईयूआई का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कि बाहर मतलब हम जो है इंजेक्शंस देके, दवाइयां देके एग बनाते हैं, एग को रिलीज करवाते हैं बॉडी में, और उस टाइम पे या तो हम मरीज को बोलते हैं कि आप उस टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, या फिर वो लोग जिनको मतलब कोई और प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं कि हम आपका आईयूआई से करेंगे ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको अच्छी क्वालिटी का बना के, जिस टाइम पे एक महिला की बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम पे हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सो एक ट्रीटमेंट हो गया ओवुलेशन इंडक्शन, जिसके साथ हमने टाइम्ड इंटरकोर्स बोला। दूसरा हो गया ओवुलेशन इंडक्शन, जिसके साथ या तो हमने आईयूआई बोला, या फिर हम डायरेक्ट आईयूआई के लिए भी प्लान कर सकते हैं, जिन लोगों में नेचुरली मतलब आप कह लीजिए ओवुलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसके इसमें हम डायरेक्टली आईयूआई भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये चीज सारे स्टेप्स फेल हो जाते हैं या इससे सक्सेस नहीं मिलता, तब आईवीएफ का ऑप्शन आता है। आईवीएफ में ही एक और ऑप्शन है इक्सी का, जिसमें कि हम कहते हैं कि सक्सेस रेट जो है वो बेटर हो जाए, जिसमें कि हम एक ही एग को फर्टाइल करके उसको एक ही स्पर्म से डायरेक्ट फर्टिलाइज करते हैं, जिसको मतलब इस प्रोसेस को हम इक्सी बोलते हैं, और उससे जो है रिजल्ट्स आने के चांसेस जो है बेटर रहते हैं। तो ये काफी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हर पेशेंट के लिए। जरूरी नहीं है कि आईवीएफ ही रहे, डिपेंडिंग कि उसके पास क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से पेशेंट्स को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर ये भी बताइए, शुरू से लेकर अब तक आईवीएफ में किस तरह के बदलाव आए हैं और इस पर अभी कौन सी रिसर्च अभी चल रही है? देखिए, आईवीएफ जो है, पहले हमने सुना टेस्ट ट्यूब बेबी, अब जैसे मैंने अभी आपसे बात करी इक्सी। ठीक है। इक्सी जैसी ट्रीटमेंट अभी आई है, जो कि लेटेस्ट है, जिसमें काफी बेटर सक्सेस रेट है। इसके अलावा जो है रिसर्च अभी बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि एग को स्पर्म के साथ मिलाया और उसको हमने एम्ब्रियो बना दिया। अब एक स्टेज बेटर जो है वो है ब्लास्ट ट्रांसफर का, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर का, जिससे कि देखा गया है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं। सो जी। आप ये कह लीजिए टेक्निक जो प्रोसेस है वो तो बहुत पहले ही आइडेंटिफाई हो गया था। अब रिसर्च जो चल रही है वो है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि सिर्फ एग और स्पर्म की ही दिक्कत नहीं होती, कईयों को जो है यूट्रस की लाइनिंग में दिक्कत है, तो बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, जिसमें पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें कि लाइनिंग बनाने के लिए हम पीआरपी ट्रीटमेंट देते हैं। कई लोग हैं जिसपे रिसर्च चल रहा है जिनके एग्स कम हो गए, एज बढ़ी नहीं पर एग्स कम हो गए, उनके एग्स किस वजह से कम हुए उस पे काफी रिसर्च चल रहा है।
कुछ जो है एग्स कम हो गए तो क्या कोई हम ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं महिला को जिससे कि उसके एग्स बेटर क्वालिटी के या कुछ नंबर से बढ़ जाएं, तो उन चीजों पे भी काफी रिसर्च चल रही है। और इसके अलावा मेल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम वो काफी कॉमन है। उस पे बहुत सारी टेक्निक्स नहीं नई आ गई हैं और नई आ रही हैं, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को ट्रीट करना आसान हो जाएगा। तो जी। आप ये बोलें कि काफी रिसर्चेस अभी इस प्रोसेस में चल रहे हैं, पर अभी के जो हैं उसमें भी काफी बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये भी मतलब कह लो 15-20 साल से डिफाइन होकर रिफाइन होकर के ये प्रोसेस अब आया है हमारे सामने। जी। तो डॉक्टर ये भी बताइए कि एक महिला कितनी एज तक और कितनी बार आईवीएफ करवा सकती है, और इससे हमारी सेहत पे तो किसी तरह का बुरा असर तो नहीं पड़ता? देखिए, जब भी कोई मरीज आता है उसको सबसे पहली चीज ये रहती है कि डॉक्टर मुझे डेली इंजेक्शन लेने हैं, क्या इस हम्म। इंजेक्शन के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स रहेंगे। जी। देखिए, हम जरूर ये बताते हैं मरीज को कि इसके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्योंकि हम इंजेक्शंस दे रहे हैं बाहर से मरीज को तो उसके इमीडिएट इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म की अगर मुझसे कोई बात करे, अभी तक तो लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं गए। अब जब मैं बोलूं कितनी बार महिला ये ट्रीटमेंट करा सकती है, और कितनी देखिए, उम्र तक? हाँ, उम्र का तो देखिए कट ऑफ, मतलब आप ये कह लो कि कोई भी लेडी जिसको मेनोपॉज नहीं आया है वो ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले सकती है। मतलब चाहे 40 की हैं चाहे 45 साल की हैं, वो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर इसके अलावा हमारे पास अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको देख के ही हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं। उसमें वो कितनी फिट है, उनको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें देखकर ही पेशेंट का सिलेक्शन होता है कि क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर के लिए फिट है कि नहीं है। तो जी। आप ये बोलो कि वो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ले सकते हैं ये ट्रीटमेंट। कई बारी तो एक ही महिला का सक्सेस आने के लिए हमें जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट है वो भी मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, जिसमें हमें एग्स रिट्रीव करने होते हैं। कई लोगों के लिए तो एग्स बन गए, निकल आए बाहर, और हमने उसके एम्ब्रियोज या ब्लास्टोसिस्ट बना के रखे हैं, वो हम मल्टीपल टाइम्स जो है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी मरीज आते हैं जो एक बार अपना पिकअप करा लेते हैं, अपना आईवीएफ का पूरा एक कंप्लीट साइकिल करा लेते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, 2 साल के बाद जो उनके बड़े एम्ब्रियोज हैं उनको वो दोबारा आते हैं सेकेंड बेबी या सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। जी। सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, आज हमारे समाज में जो ये बांझपन की, इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, इसको डॉक्टर हम कैसे कम कर सकते हैं? देखो, अवेयरनेस मेरे ख्याल से किसी भी डिजीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, अवेयरनेस होना। जी। कहीं ना कहीं हमने वो चेंज देखा है लाइफस्टाइल में, या फिर आप कहें कि जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ी हैं आगे, पहले होता था मतलब जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे पैदा करो। अब कहीं ना कहीं वो माइंड प्रोसेस चेंज हो गया है, गर्ल्स भी काफी फोकस हो गई हैं अपने करियर को लेकर, उसको आगे बढ़ाने के लिए। बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अवेयरनेस होना, ये नहीं है कि वो जो है बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएंगे, बट हाँ उनकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी एज के साथ, उम्र के साथ, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। तो आप ये कहो कि अवेयरनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे एक इंसान को, एक कपल को या एक लेडी को या एक हस्बैंड को ये पता हो कि अगर वो अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं तो आगे जाके क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जी। सेकेंड चीज, स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी कि बच्चों की जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, जब वो टीन एज के पहुंच हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना, उनकी रेगुलर रूटीन, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, कई डिजीजेस जो है वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती हैं। तो अगर बच्चों में लाइफस्टाइल का ध्यान पहले से ही रखा जाए, उनके जंक्स, उनकी रेगुलर एक्टिविटी, उनको सिडेंट्री लाइफस्टाइल में ना जाने दिया जाए, तो उनमें भी ये दिक्कतें होना जो है आप कहिए काफी हद तक कम की जा सकती हैं। सो बिल्कुल। मेरे तरफ से तो यही है कि आप एक तो अवेयर हो, और दूसरा आप अपनी लाइफस्टाइल का काफी ध्यान रखें, और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अगर अभी आप प्लान भी नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी, पर अपने एक रेगुलर चेकअप
जिसमें कि आप जान लें कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, आपके पास और कितना समय है कि आप वेट कर सकते हैं। तो एक रेगुलर चेकअप फर्टिलिटी से रिलेटेड, चाहे आप आज बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, चाहे आज से 4 साल बात कर रहे हो, 5 साल बात कर रहे हो, पर आज की डेट में एक अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवा लें डॉक्टर से मिलके। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि इनफर्टिलिटी एक समस्या है, बीमारी नहीं, इसलिए इसका इलाज किया जा सकता है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो किसी अच्छे IVF स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिए और वजह जानकर उसका इलाज करवाकर अपने माँ बाप बनने का सपना पूरा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV9 डिजिटल।